डोडो टीवी। ये तो मजेदार है। और ज्यादा खून और ज्यादा लाशें। ये मेरा शेर, देखना एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और खूब नाम कमाएगा। ठाकुर, लेकिन इसकी कुंडली तो कुछ और ही कहानी कह रही है। अरे पंडित जी, अभी कुंडली को छोड़िए और भोजन करिए। हम फुर्सत में बैठकर इसकी कुंडली देखेंगे। ठाकुर की उम्र काफी हो गई। अब जाकर कहीं बुढ़ापे में औलाद का सुख नसीब हुआ था, इसलिए ठाकुर को अपना बच्चा जान से ज्यादा प्यारा है। खूब मौज करो, जी भर के खाओ, नाचो। जश्न रुकना नहीं चाहिए आज की रात। उस रात जमकर पूरे गांव ने जश्न मनाया, लेकिन जश्न खत्म होते ही। ये क्या कह रहे हो पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है ठाकुर। 7 वर्ष का होते ही इस लड़के के जीवन में बहुत भयानक स्थिति बन जाएगी। ये स्थिति इस बच्चे और परिजनों के लिए बहुत घातक साबित होगी। इस समस्या का कोई उपाय? अपने करीबियों से बचकर रहना। अजी, अब तो मुन्ना को घर ले आओ। 6 साल बीत गए हैं, उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कलेजा फटा जा रहा है मेरा। मेरा भी तो यही हाल है, लेकिन हम मजबूर हैं। याद है ना पंडित की बात? अभी हमारा मुन्ना 7 साल का हुआ है। ये साल अच्छे से बीत जाए, फिर हमारा मुन्ना हमारे साथ ही रहेगा। दरअसल पंडित की भविष्यवाणी सुनकर ठाकुर अपने बच्चे को घर से दूर और अपने करीबी लोगों से दूर उसकी मौसी के घर छोड़ आया था, ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहे। क्योंकि मौसी कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही अनुभवी तांत्रिक थी और अनहोनी घटनाओं से उसका रोज पाला पड़ता था। माँ, माँ, भूख लगी है माँ, मुझे भूख लगी है माँ। क्या हुआ विमला? कोई बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। विमला ने ठाकुर को पूरा सपना बताया। अगले ही दिन वो दोनों विमला की बहन कमला यानी मुन्ना की मौसी के घर अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंच गए। अरे भाई, ये कमला का ही मकान है ना? है नहीं था। 2 महीने पहले ही गांव वालों ने इस घर को आग लगा दी। आग? लेकिन क्यों? वो औरत नहीं, डायन थी, डायन। बीते कुछ समय से इस घर में बहुत अजीब घटनाएं होने लगी थी। हमारे घरों से बच्चे गायब होने लगे थे, इसीलिए। हे भगवान, मेरा बच्चा भी यही था। मार डाला इन गांव वालों ने। समस्या से बचाने के लिए उसे खुद से दूर रखा था, लेकिन मार डाला मेरे बच्चे को। विमला ये खबर सुनकर मानो टूट गई। ठाकुर उसे समझा बुझाकर घर ले आया। घर के बाहर एक बच्चा बैठा था। कौन हो बेटा, और यहाँ क्यों बैठे हो? मैं मुन्ना हूँ पिताजी, आपका मुन्ना। ठाकुर और विमला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे दोनों मानो फिर से जी उठे। अरे विमला, ये मुन्ना है, हमारा मुन्ना। खुशी का पल था, लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी पूछ कर नहीं आती। मुझे भूख लगी है, बहुत
मुझे। ये तो मजेदार है। मुझे मुर्दा इंसान पसंद है। लेकिन इतने में ठाकुर की नींद खुल गई और अपने बगल में ऐसा भयंकर दृश्य देखकर मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तूने क्या किया? अपनी माँ को मार डाला? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कातिल है तू। ठाकुर इसे क्यों परेशान कर रहा है? ये तो तेरा ही बच्चा है। तू कौन है? अरे मुझे भूल गए जीजाजी, मैं आपकी साली कमला। तुमने किया ये सब? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बना दिया तूने? मुझसे क्यों पूछते हो? जरा दिमाग पर जोर डालो और अतीत में झांक कर याद करो, जब तुमने और दीदी ने मेरे प्यार की निशानी को नाजायज कहकर। न जाने किसका पाप है ये। दीदी पाप नहीं, प्यार है ये। चल तेरा ये बच्चा तेरा पाप गिरा देते हैं। आज इस बात को 22 साल हो गए, लेकिन मैं हर दिन तुमसे बदला लेने की योजना बनाती रही। फिर तुम लोगों ने मुन्ना को मेरे पास भेजकर मुझे मौका दे दिया। तुम्हारे बेटे की परवरिश ऐसी की मैंने कि उसको 7 साल में ही पूरा चंडाल बना दिया। विमला के बाद अब ये तेरा मुन्ना तेरा भी कलेजा खाएगा। मुझे भूख लगी है पापा, बहुत भूख। सवाल बहुत थे और जवाब। आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है, जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया। उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर 4 दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ।
एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ, लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में, मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेला ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा, पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धीरज, यहां इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूं। अच्छा, क्या अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूं? हाँ, आप देख सकते हैं, वहां कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी, आप हैं कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है, मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले। वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी, क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भाग गया। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भाग गया। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था। वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था। वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई, कहां है तू?
सामने आ। तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा, यहाँ ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा अविनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा, वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश, जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज गूंज गई। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। ये सब जाने में हो गया। बहुत कोहरा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ, मैंने कार से उतरकर बहुत ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करना ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है। छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी, लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था। ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा गुस्से में आ गई और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। ये देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। तांत्रिक, तूने ठीक नहीं किया। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्माएं मुझे मार देंगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो। इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो वो ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई। वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी। सुजानगढ़ में एक अस्पताल था। पिछले कुछ दिनों से उस अस्पताल में लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे थे। सुबह के 5 बजे थे, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और खून से लथपथ वार्ड बॉय की लाश मिलती है। जहां खून हुआ था वहां खून से सने किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। मौका वारदात पर पुलिस भी आ गई। आप तो नाइट ड्यूटी में थी, तो आपने कुछ भी देखा या नहीं सुना? हाँ, मैं नाइट ड्यूटी में थी, पर मैं अपने कमरे से रात को ही चली गई थी, क्योंकि एक मरीज का ऑपरेशन हुआ था और वो काफी सीरियस था। इसका खून किसने किया मुझे नहीं पता। मरने वाले वार्ड बॉय की किसी से कोई कहा सुनी हुई क्या? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता।
पुलिस वाले खून का सैंपल लेते हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज और तहकीकात कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान से एक जिन अस्पताल में आ जाता है और वो एक लड़की का हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लेता है। उसी अस्पताल के वार्ड में नंदू चुपचाप अपने बेड पर बैठा था। वो एक दिन पहले ही एडमिट हुआ था। अचानक कहीं से जोर से आवाजें आने लगी। नंदू उठकर दूसरे बेड के मरीज राघव के पास गया। वो भी डर के मारे बैठा हुआ था। आपको कुछ पता है इतनी अजीब घुटी घुटी सी आवाजें कहां से आ रही हैं? मैं तो उस दिन के मर्डर के बाद से सो भी नहीं पा रहा हूँ। उस दिन भी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई तड़प रहा हो। आपने नर्स को नहीं बताया? बताया था पर सिस्टर जूलिया ने कुछ नहीं किया। मैं जाकर नर्स के कमरे में देखता हूँ। वो जैसे ही नर्स जूलिया के कमरे में जाता है तभी वहां एक खौफनाक दृश्य देखकर डर जाता है। वो एक भयानक जिन था और एक लड़की को चाकू से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। धूल भरे बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर नंदू वहां से वार्ड की तरफ भागते हुए आता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। आपके कमरे में एक घायल लड़की पड़ी है। मैं अभी आ गया था तो एक लंबा चौड़ा और बेहद भयानक शक्ल वाला जिन उस लड़की को चाकू मार रहा था। तुम्हें कैसे पता कि वह जिन था? मैंने अरेबियन नाइट्स में वैसे ही जिन देखे हैं, इसीलिए शायद। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे अस्पताल में? नर्स जूलिया तुरंत अस्पताल वाले कमरों को खबर करती है। जब तक अस्पताल वाले पहुंचते हैं तब तक लड़की सिर्फ कब्रिस्तान वाला जिन कहकर लुढ़क जाती है। पुलिस आकर फिर छानबीन करती है। नंदू चुपचाप अपने बिस्तर में मुंह ढककर सो जाता है। ये कब्रिस्तान वाले जिन का क्या चक्कर है? सब चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई कुछ नहीं जानता सिवाय नंदू के। पूछताछ करके पुलिस वाले चले जाते हैं। सिस्टर, मेरी तो जान निकल रही है डर के मारे। आप किसी से मत कहना कि मैंने किसी को देखा है। मैं इन चक्करों में नहीं फंसना चाहता। नहीं, आप डरिए नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कुछ करती हूँ। वो दरवाजा बंद कर देती है, परंतु तभी किसी के भारी कदमों के उस वार्ड में आने की आहट से सभी कांपने लगते हैं। वो आहट दरवाजे तक आती है, परंतु फिर वापस जाने की आवाज सुनाई पड़ती है। नर्स बाहर निकलकर देखती है तो दरवाजे पर लगा पीतल का क्रॉस बिल्कुल लाल हो गया था और धूल भरे पैर के निशान देखकर ही वो समझ जाती है कि ये जरूर कोई भूत प्रेत या जिन्न ही है। थैंक गॉड, अभी तो शायद इसी क्रॉस ने हम सबको बचा लिया। अगले दिन ड्यूटी बदलते ही सुबह सिस्टर रोजी वार्ड में आती है। अरे सिस्टर, नमस्कार, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, पर रात को ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात होती अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। अच्छा, उस मर्डर की वजह से आप डर गए होंगे। सिस्टर, मैं उस रात को नर्स के रूम में गया था, लेकिन उस कमरे में खौफनाक साहिब किसी लड़की को मारते हुए देखकर वहां से भाग चला था। हाँ, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैडम, ऐसे मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इसे तो कोई पीर फकीर या तांत्रिक ही भगा सकता है। हाँ, देखो अस्पताल वाले क्या करते हैं। तभी अस्पताल में मनोहर नाम का एक आदमी भर्ती होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या बीमारी है? तुम किस वजह से अस्पताल में हो? मुझे बहुत तेज बुखार है। तभी नर्स मनोहर को दवा देने आती है। इतनी खूबसूरत नर्स को देखकर मनोहर का दिल मचल उठता है। मनोहर उसको देखकर बोलता है, वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो देखकर ही मेरा बुखार उतर गया। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये दवा खा लो, कल सुबह जब डॉक्टर आएंगे
तो जो भी तकलीफ होगी बता देना। आपके हाथ से तो जहर भी खा लूंगा। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि लाइए दवा खा लेता हूँ। सिस्टर रोजी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अरे राघव, ये तो एक नंबर का दिलफेक इंसान है। इसका नर्स पर ही दिल आ गया, बताओ। तुम्हें नर्स से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर गुस्से में आ गई ना तो ऐसा वैसा इंजेक्शन लगा देगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे भाई, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तभी आवाजें आनी फिर से शुरू हो जाती हैं। इस बार मनोहर उठता है और बाहर नर्स के कमरे में जाने लगता है। दोनों से मना करते हैं पर वो नहीं मानता। वो जैसे ही नर्स के कमरे के बाहर जाता है, उसे अजीब घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो दरवाजा खोलकर झांकता है, तभी दो मजबूत हाथ उसे अंदर खींच लेते हैं। अरे राघव, मनोहर अभी तक नहीं आया। लगता है सचमुच उसने किसी रोजी सिस्टर को अपनी मीठी बातों के जाल में तो नहीं फंसा लिया है। हाँ यार, चलो देखते हैं। जैसे ही वो दोनों नर्स के कमरे में जाते हैं, बाहर से ही जोर जोर उठा पटक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यार, उसी कमरे में तो अभी भी मनोहर गया था। दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं, वही जिन मनोहर को चाकुओं से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। मनोहर जमीन पर बड़ा तड़प रहा था। अरे बाप रे, बचाओ, ये अस्पताल तो भूतिया है। मनोहर को मार डाला, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दोनों अस्पताल से निकलकर भागते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? अस्पताल का बिल कौन चुकाएगा? तुम भी हमारे पीछे आओ। नर्स के कमरे में जिन्न है। उसने आज एक नए भर्ती हुए मरीज का खून कर दिया है। क्या? रुको, मैं भी चलता हूँ। गार्ड भी उनके पीछे हो लेता है। वे तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते खाली पड़े मकान में, जो कि अभी पूरा नहीं बना था, उसी में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे बाप रे, लगता है वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया। लगता है वो आ गया। हाँ भाई, कोई आवाज नहीं करना। तभी दरवाजे पर उसके भारी कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। आज तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे देख लिया है और तुमने शोर मचाया था ना। तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। तभी भाग से दरवाजा खुलने की आवाज आते ही नंदू चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, तीनों उस पर हमला कर देते हैं। खूब गुत्थम गुत्था होती है। तीनों के एक साथ हमला करने पर घबराकर वो भागने लगता है। तभी नंदू के गले में पड़ी तावीज उस जिन्न से टकरा जाती है, परंतु तभी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिन्न उस तावीज के छूते ही ऐसे छिटकता है जैसे उसे करंट लग गया हो। हैं? ये क्या हुआ? तुम अपने गले से ये धागा निकाल के फेंक दो। कौन सा? ये ताबीज? नहीं, मैं तो इसको नहीं निकाल सकता। तो मेरी माँ ने मुझे पहनाया था। नंदू, अभी भी पकड़ लो। झट से तीनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तब तक ये ताबीज निकाल कर उस जिन्न के ऊपर फेंक दो। नंदू बड़ी सावधानी से ताबीज निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है। अचानक ये क्या किया तुमने? मेरी सारी शक्तियां खत्म कर दी। मेरे वाला, मुझे माफ करना। नंदू उसको शिथिल होते हुए देखकर तावीज उसके ऊपर रख देता है। तीनों बाहर निकलकर तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर उस शिथिल पड़े चिन्ह को उसी में झोंक देते हैं। रात का अंधेरा खत्म होने वाला था। वो धूं कर उसमें जलकर खाक हो जाता है। देखते ही देखते वो चिन्ह आग में झुलसने लगता है। नंदू भाई, आज तुम्हारी इस ताबीज ने हमारी सबकी जान बचा ली। हाँ भाई, ये जिन्न पिछले हफ्ते 3 खून कर चुका है। चलो जल्दी से अस्पताल, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब जान बच गई है तो रोटी भी तो कमानी पड़ेगी ना। बेकार में उस बेचारे मनोहर को अपनी जान गंवानी पड़ी। कब्रिस्तान वाले जिन्न से अब अस्पताल वालों को छुटकारा मिल जाता है।